तो भारत की नई चमचमाती सड़कों के बड़े बड़े वादे तो हम सबने सुने हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है? आज हम इसी वादे और हकीकत के बीच की गहरी खाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वादों में आई दरारों की। फिर जरा पैसे के खेल को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये विफलता का चक्र आखिर चल कैसे रहा है। एक नज़र डालेंगे E20 ईंधन की भारी कीमत पर और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि असली कीमत चुका कौन रहा है। वादा था वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन हकीकत में तो जो लोग रोज इन सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए अनुभव कुछ बिल्कुल ही अलग है। और देखिए, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। मुंबई का अटल सेतु, पहली ही मॉनसून में बड़े बड़े गड्ढे। गुड़गांव का सोहना हाईवे, मरम्मत के ठीक बाद 12 फुट गहरा सिंक होल। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तो क्या ही कहना, उद्घाटन के सिर्फ 6 दिन बाद बाढ़ में बह गया। केरल में NH66 की हालत तो ये है कि सड़क की परत हाथ से उखड़ रही है। मतलब ये सब कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर कितने बड़े सवाल खड़े करता है, सोचिए। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जरा पैसों के खेल को समझना होगा कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का पैसा आता कहाँ से है और इन्हें चलाता कौन है। देखिए, सरकार ने खुद सड़कें बनाने से हाथ खींच लिए और प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के 2 मॉडल सामने रखे। एक है BOT मॉडल, माने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। सीधा हिसाब है, कंपनी पैसा लगाए, सड़क बनाए और फिर 10-20 साल टोल वसूले। दूसरा है HAM मॉडल, यानी हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इसमें 40% पैसा सरकार देती है, 60% प्राइवेट कंपनी। सुनने में तो दोनों ही बड़े अच्छे लगते हैं, है ना? पर असलियत में दोनों ही मॉडल बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। और मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 26,566 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो सरकारी एजेंसी NHAI और प्राइवेट बिल्डर्स के बीच के झगड़ों में अटकी पड़ी है, और इसी वजह से पूरे देश में सड़कों का काम ठप है। अच्छा, तो जो पुराना BOT मॉडल था, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए ये नया HAM मॉडल लाया गया। पर सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई काम कर रहा है? क्योंकि जो आंकड़े हैं ना, वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारे सामने 2 रिपोर्ट हैं और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है क्रिसिल की रिपोर्ट, जो कहती है कि HAM मॉडल के बाद प्रोजेक्ट्स में देरी 58% से घटकर सिर्फ 8% रह गई है। मतलब कमाल हो गया। और दूसरी तरफ है सरकार का अपना CAG ऑडिट, जो कहता है कि नहीं, 55% प्रोजेक्ट्स अभी भी बहुत बुरी तरह लेट हैं। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ पैसों या देरी का नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करता है जहां जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जवाबदेही की कमी का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिले। जरा NH66 का ये किस्सा सुनिए। एक प्राइवेट कंपनी को हाईवे बनाने का ठेका मिला, ठीक है? हाईवे बनने के दौरान ही टूटने लगा। अच्छा, NHAI ने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। और फिर NHAI ने उसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को उसी हाईवे को ठीक करने का ठेका वापस दे दिया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस प्रोजेक्ट का सारा ब्लूप्रिंट उसी कंपनी के पास था। मतलब ये तो सिस्टम का खुला मजाक है। अब जरा पैसों के इस खेल को और करीब से देखिए, क्योंकि शायद असली जड़ यही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप को एक 6 लेन हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट की कीमत थी 1,838 करोड़ रुपए। फिर क्या हुआ? कहा जाता है कि कंपनी ने वो पूरा का पूरा काम एक दूसरी फर्म को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। और कितने में? सिर्फ 971 करोड़ रुपए में। तो गणित सीधा है, बीच का मार्जिन कितना बचा? 867 करोड़ रुपए। ये एक ऐसा मुनाफा है जिसके लिए शायद जमीन पर कोई काम ही नहीं किया गया। तो सवाल तो उठता ही है कि क्या प्रोजेक्ट की लागत जानबूझकर इतनी ज्यादा दिखाई गई थी? और याद रखिए, ये पैसा हम सबका है, टैक्स पेयर्स का पैसा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परेशानियां सिर्फ टूटी सड़कों तक ही नहीं है। एक और बड़ी मुश्किल है जिसने गाड़ी मालिकों की नाक में दम कर रखा है, और वो है एक नई फ्यूल पॉलिसी। बात हो रही है E20 फ्यूल की, यानी पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल मिला है। सरकार ने इसे लगभग अनिवार्य कर दिया है और इससे 3 बड़ी दिक्कतें सामने आ गई हैं। पहली, ये उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है जो इसके लिए डिज़ाइन ही नहीं की गईं। दूसरी, अगर इससे इंजन खराब हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा।
और तीसरी और सबसे बड़ी बात, लोगों के पास कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड कराने में ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन असल बाजार में जाइए तो पता चलता है कि एक नया फ्यूल टैंक और पंप लगवाने का खर्चा 35,000 रुपए तक पहुंच सकता है। अब ये ज्यादा खर्च नहीं तो किसी भी एंगल से नहीं लगता। और यहाँ गाड़ी मालिक एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जिसका कोई हल नहीं दिखता। हुंडई और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों ने साफ साफ कह दिया है, अगर आपकी गाड़ी E10 कंपैटिबल है और आपने उसमें E20 फ्यूल डलवाया तो वारंटी खत्म। इंजन को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी भी हाथ खड़े कर देगी। तो अब इंसान करे तो क्या करे? जो फ्यूल मिल रहा है उसे इस्तेमाल करके गाड़ी और जेब दोनों को दांव पर लगा दे। हाँ, अक्सर ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है। कहा जाता है कि वो तो कब से इथेनॉल वाला फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जरा फर्क देखिए। ब्राजील ने इस बदलाव को लागू करने में 30 साल लगाए। वहां आज भी लोगों को पंप पर E10, E20 और प्योर पेट्रोल सारे ऑप्शन मिलते हैं, और इथेनॉल वाला फ्यूल सस्ता भी है। और भारत में यहां इसे रातों रात बिना किसी विकल्प के लागू कर दिया गया और कीमत में भी कोई फायदा नहीं दिया गया। तो अब जब हम इन टूटती सड़कों और इस नुकसानदेह फ्यूल, इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस सब की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है। ये आवाज अब हर तरफ से आ रही है, इस E20 की वजह से मेरी माइलेज बहुत गिर गई है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है जिसका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है हर दिन। और मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, लोगों में गुस्सा है, एक धोखा खाने का एहसास है। जब कोई ये कहता है कि मैं इस चीज के लिए सरकार को कभी माफ नहीं करूंगा, तो ये उस गहरी निराशा को दिखाता है कि जिन नीतियों को उनकी भलाई के लिए लाया गया, वही अब उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। सड़कों और फ्यूल, ये दोनों ही मामले एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जिसे एग्जीक्यूशन गैप कहते हैं। मतलब कागज पर बनी शानदार योजनाओं और जमीन पर उनकी कड़वी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई। और इस खाई को भरने का सारा बोझ किस पर आता है? आम नागरिक पर, टैक्स देने वाले पर, गाड़ी चलाने वाले पर। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर दिखाता है जहां बड़े बड़े सपने तो दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनसे मीलों दूर होती है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब कोई पॉलिसी कागज से उतरकर सड़क पर आती है और हकीकत से टकराती है, तो उस टक्कर की कीमत चुकाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?